हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप कहेंगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहा है, ठीक है ना। और वैकेंसीज़ भी आगे देखने को आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन हो गया है, वैकेंसी सुनाई पड़ रही है। तो आपके पास समय है कि अगर आप अच्छे से अपना पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं तो खास करके जो बीएड वाले बच्चे हैं 6 to 8 में आराम से वो चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेंसुरेशन है। अब मेंसुरेशन के सवाल बना पाने का सबसे मेन जो फैक्टर क्या हो सकता है कि आपको सबसे पहले आपको जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। 2D और 3D में जितने भी फार्मूलेज हैं वो आपको सारे रटे होने चाहिए। अब जब फार्मूले आपको पता रहेंगे तो आप सवाल बना पाएंगे। और हम बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और मुझसे पहले आंसर बनाइए, देखिए आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई था परिमाप का अनुपात 1:3 है, प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक आयताकार प्लाट की लंबाई था परिमाप, मैं कहता हूं कि ये लंबाई है, लंबाई L, पैरामीटर को P कहते हैं। कोई भी आयताकार है तो आयत की प्रॉपर्टी, आयताकार मतलब कि कोई बाग है, कुछ भी है, तो अगर मैं कह दूं कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, मतलब कि जो वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? अगर ये L है बेटा, ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। परिमाप क्या होता है कि किसी भी दी गई आकृति का उसके बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वही क्या होता है, परिमाप होता है। बाउंड्री की टोटल लेंथ का मतलब है कि आपने यहाँ से पेन रखा और ऐसे चले गए घूमते हुए और यहाँ से घूम के आ गए, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो मतलब कहने का एल बी। तो आयत का जो परिमाप होता है ना वो क्या होता है, तो आयत का परिमाप आप कहेंगे कि 2L + B। बताओ भाई कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर। अब चूंकि लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है तो आयत की लंबाई L है, तो यहीं पे मैं लिखूंगा क्या, L/2L + B। इसका जो रेशियो है ना, आयत की लंबाई और उसके परिमाप का जो अनुपात है वो 1:3 है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, इसको इधर कर दूंगा और इसको इधर करूंगा तो ये 3L हो जाएगा बराबर 2L + 2B। इधर आएगा L आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो L/ जब मैं B लिखूंगा, ठीक है ना, L/B लिखूंगा तो 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2:1। तो आप क्या कहेंगे, सर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, अब बताओ मुझे यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो? सवाल में कुछ नहीं था, आपको अगर बेसिक पता है तो आप सवाल बहुत आराम से बना पाएंगे। बात ठीक है ना, आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। मैं कहता हूं कि एक त्रिभुज है, मेरी बात ध्यान सुनो। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है ना, और उसका आधार क्या है, वो है x, ठीक। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक वर्ग है, उसकी जो भुजा है वो क्या है, वो x है। तो दोनों के जो क्षेत्रफल है ना बराबर हैं, तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। बस कुछ करना नहीं है। तो त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा, मैं कहूँगा कि h है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2, आधार क्या है x इंटू ऊंचाई क्या है h है, ठीक है ना, यही शीर्षलंब है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x²। ये x से x कट जाएगा, तो आपसे शीर्षलंब पूछा है तो h = क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर जो होगा वो बन जाएगा आपका जो आंसर बनेगा वो 2x इकाई बन जाएगा। क्लियर है ना बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना बात, सब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा, किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या होगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरी बात से कम क्वेश्चन को ज्यादा समझो। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप भी पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि किसी लोहे की एक छड़ को, सपोज दैट क्या है बेटा, एक लोहे की छड़ है, क्या है, एक लोहे की छड़ है, को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाए। अर्धव्यास अगर उसकी त्रिज्या r है ना, तो क्या कह रहा है कि उसके अर्धव्यास को
एक चौथाई कर दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर उसकी डायमीटर d है ना, और d इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कह रहा है कि उसके अर्धव्यास को, मतलब कि त्रिज्या को, अर्धव्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या अगर r है, क्या है, r है, तो उसको एक चौथाई मतलब r/4 कर दिया जाए। कह रहा है कि एक लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को एक चौथाई कर दिया जाता है, उसके आयतन वही रहता है। तो मैं कहता हूं कि जैसे ये था, पहले इसकी त्रिज्या क्या है, r है, इसको आपने दूसरे फॉर्म में ढाला, तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ये और पतला बन जाएगा, ऐसे मान लो थोड़ा सा है। तो ये जो उसकी त्रिज्या बनेगी वो r/4 हो जाएगी। अर्धव्यास बोला है, अर्धव्यास को ही त्रिज्या कहते हैं। ये तो इसका आयतन नहीं बदलता है। तो मेरी बात ध्यान समझिए, मैं कहता हूं कि इसका आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल πr² h, ठीक है ना। मैं h1 कह दूं, इसकी क्या है, इसको कहेंगे कि r² का होल स्क्वायर इंटू h2 है। हमसे पूछा है यदि उसका आयतन वही रहता है तो उनकी नई लंबाई हो जाएगी। पहले लंबाई क्या थी, अभी क्या होगी, मुझे यही बताना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक 16 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि h1 बराबर 1/16 h2, ये h2 लिखेंगे बेटा, इसकी हाइट h2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि उसका आयतन नहीं है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी। उसकी नई लंबाई जो है h2 = 16 h1, मतलब कहने का है कि उसके मूल लंबाई का 16 गुना हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कहेंगे नहीं। आप ये बात याद भी कर सकते हैं, कैसे कि जब भी किसी आयत के अगर त्रिज्या को एक चौथाई किया जाए, है ना, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी उसकी जो ऊंचाई होगी, उसके क्योंकि आयतन नहीं चेंज हुआ है, तो जो उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होगा कि उसका क्या हो जाएगा, 1/4 है तो 16 गुना हो जाएगा, 1/2 है तो 4 गुना हो जाएगा, 1/3 है तो 9 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो आप यहीं से इसको समझ गए होंगे। आगे सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान दीजिए कि मतलब वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को घटाएंगे तो कह रहा है कि तो नया क्षेत्रफल कितने % घट जाएगा। बेटा आप सक्सिव ले लो, कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में दो क्रमागत जो बदलाव है, जो क्रमागत बदलाव जो होते हैं, अगर x एंड y हैं, x% एंड y% हैं, तो ओवरऑल जो परिवर्तन होगा, ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे बेटा कि x + y, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस में जाएगा और अगर घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस xy अपान किस में आ जाएगा, 100, और वो भी किस में आएगा, % में आएगा। मैंने ये फार्मूला आपको लिख दिया। अब कोई एक ही चीज है ना, मतलब एक वर्गाकार है, मैंने कहा कि किसी भी संख्या को, मतलब कोई भी एक चीज है, पहले 20% घटाया गया, फिर 40, मतलब 20 और 40% दोनों बार घटाया गया, पहले 20% फिर 40%, तो घटाया गया तो पहले आप -20 फिर -40 और आप यहाँ पे प्लस लगाओगे तो -20 और माइनस, तो आपका प्लस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 20 × 40/100, ये दोनों हो जाएगा 4 दूनी 8, 40 20 60, -60 और 8 क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक। और जो आएगा किस में आएगा, ओवरऑल % में आएगा। तो आप क्या कहेंगे बेटा, ओवरऑल जो आपका आंसर फाइनली आया वो 52% आ गया। अब माइनस ये करता है कि उसमें, माइनस सिर्फ ये बताता है कि उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, तो उसके जो क्षेत्रफल में 52% की कमी आ जाएगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं कि एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई। इस जार की ऊंचाई कितने % कम की जाए ताकि उसके आयतन में कोई बदलाव ना हो? बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि एक बेलनाकार क्या था बेटा, जार था, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कुछ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यास की बात कर रहा है कि एक बेलनाकार जार के व्यास में, तो व्यास 25% वृद्धि की गई, इसका मतलब पहले 4 था व्यास, लेकिन जब दोबारा नया जार बनाया गया, है ना,
कि एक बेलनाकार जार के व्यास में 25%, मतलब 4 से उसकी जो व्यास है वो कितना हो गया, 5 हो गया। अगर त्रिज्या की बात करें तो R1 त्रिज्या की बात करें तो 4/2 और R2 त्रिज्या की बात करें तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। इस जार की ऊंचाई कितने % कम की जाए ताकि उसके आयतन में कोई बदलाव ना हो? तो मैं कहता हूँ कि अगर उसकी ऊंचाई पहले क्या थी, पहले h1 थी, और बाद में क्या हो गई, h2 हो गई, कम करना है तो मुझे क्षेत्रफल दो होगा, कह रहा है कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैं क्या लिखूंगा कि पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को 4/2 लिखूंगा, ठीक है ना। स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो मतलब 4, पाई r स्क्वायर h1 बराबर पाई तो रहेगा ही रहेगा, और r स्क्वायर मतलब कि 25 क्या हो जाएगा 4, पाई r स्क्वायर h2, ये क्या है h2 है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब h1/h2 जब हम करेंगे तो हमारा होगा क्या कि 25/4 × 16, 25/16। इसका मतलब है कि पहले 25 था लेकिन उसकी हाइट अभी क्या कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 16। तो कितने की कमी करना पड़ेगा, 9 की कमी करना पड़ेगा। तो 25 में 9 की कमी करना पड़ेगा। परसेंट क्या होता है, 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। 25 चौका 100, 9 चौक 36। इसका मतलब है कि 36% की 9 की कमी हुई है, 36% की क्या होगी, कोई बदलाव ना हो, मतलब कि उसके हाइट में अगर 36% कमी कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी त्रिज्या में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। बात ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आगे चलते हैं। दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है, उनके परमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोले भैया पहले उसकी भुजा तो बताओ क्या है। कह रहा है दो वर्गों की भुजाएं, मुझे पता है कि ये वाला है, ठीक है ना, 2 वर्ग हैं, उनके परिमापों का योगफल। तो मैं कहता हूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है बेटा वो 4a होता है। 4 इंटू भुजा लिख दो आप, 4 इंटू भुजा लिख दो, और दोनों उनके परिमाप का योगफल। इसका मतलब है कि 4x + 4 2x + 1 बराबर किसके, 100 के। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4x और 4 2 जाए 1 तो क्या हो जाएगा 12x, और +4 तो इधर जाएगा तो 100 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, 12 × 8 = 96। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x है ना वो 8 होगा, और 8 क्या सेंटीमीटर में, तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो भुजा का स्क्वायर है। इसका मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा। अब हाँ, बड़े वर्ग का पूछा है तो 8 है, तो उसके बड़े वर्ग की भुजा क्या होगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगी, 16 + 1 तो बड़े वर्ग की कितना 17, और इसकी 8 है, कितना है 8 है। तो यहाँ से आराम से कह देंगे कि 17 17 कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 289, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई l सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताओ क्या होगा। अच्छा सवाल है ना, कि आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर है, कोई आयत है, और इसकी लंबाई l है, ठीक है ना, तो उसका परिमाप क्या होगा ये मुझे बताना है। आप जानते हैं कि किसी भी आयत का जो परिमाप होता है ना वो क्या होता है, अगर लंबाई l है चौड़ाई b है, तो जो आयत का परिमाप होता है बेटा, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। आप कहेंगे सर होता है ना, होता है। तो अब आपको यही निकालना है। इसका मतलब है कि किसी आयत का क्षेत्रफल a है, कोई बात नहीं, तो मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि l × b, एल बी बराबर क्या है, a है, अगर उस आयत की लंबाई l चौड़ाई b है तो, ठीक है ना। तो बस मुझे l उसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई निकालना है, तो a/ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। आप वैल्यू उठा के पुट कर दो तो 2l तो है ही, और b की वैल्यू a/ आपने l निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, आप कहेंगे यस सर निकाला। तो 2l + 2l ऐसे ही तो आंसर आएगा कि 2l + 2a/ क्या हो जाएगा l, है क्या ऑप्शन में, आप कहेंगे 2l + 2a/l। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर है। ठीक है भाई, एक कोई वर्ग दिया है और एक वृत्त दे रखा है, बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? मैं कहता हूं कि वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर, कुछ भी हो, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि माना वर्ग की जो भुजा है ना वो क्या है, अगर a है ऐसा कह दूं या कुछ भी कह दे, तो वर्ग का परिमाप जो होगा, पहले ये बताओ वर्ग का, अगर मैं परिमाप की बात करूं बेटा, तो परिमाप, तो आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप जो होगा 4 इंटू भुजा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 4 इंटू भुजा, क्या कहेंगे? 4 इंटू भुजा, ठीक है ना। अगर 4 इंटू भुजा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है, तो वर्ग का, अब मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या है? बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहीं पे अगले स्टेप पे बात करूंगा कि वृत्त, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा, तो आप कहेंगे कि त्रिज्या r है, तो वृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई r। 2 पाई r अर्थात 2 पाई r को ही मैंने क्या कहा है? त्रिज्या कहा है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अब वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा चाहिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? उसकी त्रिज्या चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में हमने पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि भुजा क्या होगा? वर्ग का परिमाप। अब देखो 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं, तो मैंने क्या लिखा कि 2 पाई इंटू क्या लिखा? त्रिज्या लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे है ना? 2 पाई r त्रिज्या लिख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? त्रिज्या और हाँ, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है मुझे। हाँ ठीक है, तो यहीं पे मैं जो लिखूंगा उसको, यहाँ पे मैं भुजा निकाल लूँगा। तो जब मैं भुजा निकालूंगा तो हो जाएगा 2 पाई अपान 4 इंटू क्या लिखूंगा मैं? त्रिज्या। मेरी बात ध्यान समझना। तो वर्ग की भुजा मुझे मिल गई, वर्ग की भुजा मुझे मिल गई, ठीक है ना। तो कट जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे पाई बाई 2 इंटू त्रिज्या r, तो पाई r बाई 2 हो गया, ठीक है ना। यही तो कहेंगे। अगर यहीं से हम त्रिज्या निकालेंगे, यहीं से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, तो बात हमें बन जाएगी। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई r, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का, अरे भाई, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो पाई r स्क्वायर। अगर आपको भुजा मिल जाए तो वर्ग की भुजा तो मैंने निकाल लिया है और ये दे रखा है, तो बस अनुपात हमारा बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ वर्ग की जो भुजा है ना वो पाई r बाई 2 का क्या है? होल स्क्वायर है। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पाई r स्क्वायर, ठीक। अरे भाई त्रिज्या तो पता ही है ना, भुजा मैंने निकाल लिया वहाँ से। तो आप देखिए यहाँ से एक स्टेप और लिखता हूँ बेटा इधर इसको। तो मैं कहूँगा कि पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 बराबर पाई r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई रेशियो 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ? बहुत ही बेहतरीन और मस्त सवाल है। ऐसे सवालों को अगर आप करके नहीं पहले से जाओगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। अपने कॉपी में इसको एग्जाम से पहले 2-4 बार कम से कम इसको बिना देखे प्रैक्टिस करके जाओ। अगर पेपर में ऐसा सवाल आ गया तो आप तुरंत कर पाओगे, नहीं तो नहीं। एक पढ़ के जाओगे, खुद से लगा के जाओगे तो एक आइडिया रहेगा कि ऐसे सवाल आएंगे। जरूरी थोड़ी नहीं यही आ जाए, लेकिन इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर x + 16 और BC 3x सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप है। बहुत अच्छा सवाल है कि ABCD एक वर्ग है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर वर्ग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ABCD। हालांकि उसने कहा कि AB क्या है?
x प्लस 16 है, तो भैया ये भी होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है कि 3x है। तो मैं कहता था वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती, प्रॉपर्टी यही है। तो x प्लस 16 बराबर किसके, 3x के, तो ये उधर जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर किसके 16 से 2 अट्ठे 16, इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, अर्थात मैं यहीं पे लिख दूं कि जो वर्ग का जो परिमाप होता है बेटा वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। क्लियर है बात। तो 4 इंटू भुजा मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, बाकी सारे हैं, सारे हैं, है ना। आपने x की वैल्यू निकाल लिया है, x वैल्यू निकाल लिया है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 16, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप यहाँ भी चेक कर लो तो कितना बनेगा 24। देखो बात बन गई कि नहीं बन गई। एक्चुअल में ये दोनों बात एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है लिखने का। अगर यहाँ सेटिस्फाई करा लेते तो आप बात बन जाती, तो मैं तो वहीं से भी निकाल लिया। तो मैं कहता हूँ कि 4 गुणे कितना आया बेटा 24, 4 गुणे 24, और 24 चौका कितना होता है 96, और परिमाप है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। कह रहा है कि 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपका कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो पहले ये समझो कि घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन की सभी भुजाएं तो मैं नोट करके लिखूंगा। नोट में मेरा पहला पॉइंट क्या रहेगा कि घन की सभी भुजाएं अर्थात लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई मतलब कि h LBH समान रहती हैं, समान रहती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करके हमारा क्या रहेगा, नोट में हम दूसरा पॉइंट अपना लिखेंगे क्या, आप भी नोट कर लीजिएगा कि घनाभ की जो प्रत्येक घनाभ की, मैंने वहाँ घन की बात किया, घन की जो सभी भुजाएं क्रमशः LBH होती हैं। ठीक है ना। तो घनाभ की सभी भुजाएं क्रमशः LBH होती हैं। ठीक है ना। यहां पे बात करेंगे दूसरा पॉइंट, तो घन का जो आयतन है ना वो क्या होता है, तो घन का जो आयतन होगा वो LB, सभी भुजाएं समान होंगी, तो मतलब मैं कहूँगा कि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक, और घनाभ का जो आयतन होता है, यहाँ पे लिखूंगा कि घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। बताओ भाई, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है LBH होता है, और घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। अगर घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यहां पे और लिखूंगा कि किसी घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल या घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे हम कहते हैं चूंकि 4a²। ठीक है ना। और घन का यहां पे एक पॉइंट रहेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। ठीक है ना। किसी घनाभ की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, यहां भी इसको लिख देता हूं इधर, कि आगे नोट करके ये है कि किसी घनाभ की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है ना, 4 दीवारों का जो, किसी घनाभ की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे 2L + B, है ना। मतलब कहने का है जैसे इस कमरे में है तो 2L + B × H। क्लियर। जैसे L आप जिस कमरे में है तो LB
तो LH और LH हो जाएगा, मतलब 4 दीवारें, ठीक है, 2LBH, LH, BH। और मैं कहूँगा कि किसी घनाभ की का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, इसको कहा जाता है कि उसकी सभी भुजाओं का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कि 2LB प्लस BH प्लस HL, इससे संबंधित जो भी लिखना था मैंने सब कुछ लिख दिया, और आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अपनी कॉपी मैंने घन और घनाभ के बारे में यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया, मतलब पॉइंट लिख दिया। अगर इतनी बात पता है तो इससे सवाल कर लोगे, और पेपर में गारंटी है एक सवाल यहाँ से आना ही, मतलब इससे संबंधित फार्मूलों से, ठीक है। तो अब मुझे सवाल लगाना है तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, फिर हम सवालों की तरफ आ जाते हैं। आपको समझा, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, लिखा होगा। तो अब हम सवालों की तरफ आ रहे हैं, नहीं वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। क्लियर है बात? चलो, कह क्या रहा है कि 42 घनों जिस प्रत्येक की एक भुजा, तो मैं ऐसे क्या कर रहा है कि वो 42 घन है ना, ऐसे आपको जोड़ दे रहा है, क्या है, ऐसे जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी घन की भुजा, प्रत्येक भुजा एक है, तो घन का क्षेत्रफल जो होगा, एक घन का क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो 42 घन का जो क्षेत्रफल है ना, वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। इन सभी को चिपकाकर एक ठोस क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि इसको इस प्रकार से लगाया जाए कि उनका क्या हो, परिमाप 18 आ जाए। और आप जानते हैं कि घनाभ का परिमाप क्या होता है, अभी मैंने लिखा है कि घनाभ का जो परिमाप होता है, घनाभ का परिमाप का मतलब क्या हुआ बेटा, कि उसके घनाभ के आधार का परिमाप पूछा है ना, आधार, घनाभ का परिमाप नहीं, उसका आधार। और घनाभ का आधार कैसा होगा, आयताकार होगा। तो इसका मतलब है कि 2L प्लस बी, 2, यहां पे लिखता हूं कि 2L प्लस बी इक्वल टू किसके, 18 के। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताइए कि L प्लस बी कितना हो गया। आप कहेंगे सर 9 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर L प्लस बी 9 मिल गया तो आपको चाहिए कितना, आपको टोटल बनाना कितना है, 42 बनाना है। तो मैं कहता हूं कि अगर इसको 7 ले लूं, इसको 2 ले लूं, ठीक है ना, और 7 2 9। तो चूंकि आप ये जानते हैं कि जो छोटा छोटा बनाया गया है, क्या बनाया गया, छोटा छोटा बनाया गया है, तो 7 2 14 3 42। इसका मतलब है कि इसको मैं 7 ले लूं, इसको मैं 2 ले लूं, ठीक। तो 7 9 14 और 14 3 42। इसका मतलब है कि आप ऐसे लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, उनकी जो 7 एक साथ ऐसे लगा दोगे, 7 को ऐसे लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को ऐसे लगाया, ठीक है। और B मतलब कि उनके साइड में B ऐसे कर दिया, B, लेकिन उनकी हाइट क्या होगी, उनकी, इनको चिपका के लगाएगा, और उनकी हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तो 7 9 14 3 42, सॉरी 3 होगा, है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि किसी घनाभ की अगर लंबाई कितना है, 7 है, उसकी चौड़ाई 2 है, तो उसकी हाइट आप 3 लिखोगे। कैसे लिखोगे, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे यही पूछा है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आप आराम से कह देंगे कि सर 3 सेंटीमीटर होगी, और कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर ना कर पाओ तो फॉर्मूले लगा दो कि LBH बराबर किसके है, 42 के है, ठीक है ना। LBH 42 है, तो L की वैल्यू आपने निकाल लिया है, B की वैल्यू निकाल लिया है, तो H निकालोगे तो 42 है, तो 7 2 14 3 42। तो H की वैल्यू बेटा जो आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई यहाँ तक? अगर आई तो आप एटलीस्ट कमेंट में जरूर कुछ आप लिख दिया करो, जैसा भी आपको लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा लगे तो, आपके लिए यूजफुल है तो, आपकी कोई डिमांड है, आपकी रिक्वायरमेंट है कोई, तब भी आप लिखें। एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। करा एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना। एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है,
बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्रपृष्ठीय मतलब कि जो ऐसे वाला एरिया होता है, तो मैं कहूँगा कि होगा क्या, जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले नोट करके आपको फार्मूले के तौर पे कि जो बेलन का वक्रपृष्ठीय, जिसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, वो 2 पाई आर एच होता है। ठीक, कह रहा है कि एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ऊंचाई h वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, अगर आप वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसका 4 गुना कर दो, क्या कर दो, 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। तो इसका जो आधार का, तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ इस बात को कि जो बेलन है ना, बेलन का आधार कैसा है बेटा, वृत्ताकार है। तो बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो सवाल पढ़ से चलो, बस आप बना लोगे। एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो आई होप, चूंकि आधार की बात किया है तो आधार और ये दोनों मतलब 2 हैं, तो मैं कहूँगा कि 2 पाई आर स्क्वायर ये उनके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। क्या, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, तो 2 पाई आर एच इंटू कितना, 4। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है यदि बेलन की ऊंचाई 12 है तो उनका आयतन निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई 12 है तो अभी निकाल देते हैं। h कितना है, 12 है, तो पहले 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा और r से r कट गया। ठीक है ना, और ये 12 दे रखा है, 12 गुणे 4 है, तो 6 दुना ये 12 और 4 दुना क्या आ गया, 8 आ गया। तो r बटे h कितना आ गया, ये h नहीं कट, अच्छा h की वैल्यू मैंने रख दिया है, तो कितना आ गया, 4 दुना 8। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या आ जाएगी, हमें ये चाहिए था। तो बेलन का आयतन होता क्या है, क्या ये बात आपको नहीं समझ में है कि मैंने कैसे कट किया है। चलो फिर से कट करके दिखा देता हूँ क्या बात उसने कहा है और कैसे मैंने लिखा है। चलिए, एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, तो आप ये जान गए कि बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो कितना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच का 4 गुना बराबर, वो क्या कह रहा है कि उनके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल, तो एक 2 आधार मतलब एक ही प्रकार के हैं, तो कहा जाएगा कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के 6 गुने के बराबर है, ऐसा। और एक चीज़ ये भी है कि उनके बेलन की ऊंचाई कितना है, 12 है, तो h की वैल्यू है जो ना वो कितना है बेटा, वो 12 है। h की वैल्यू कितना है, वो 12 है। तो मैं इस बात को यहीं पे मेंशन कर दूंगा, आगे नहीं करूंगा, ये बात मैंने वहाँ पे लिख दिया, 2 पाई आर और h की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, इंटू 12 इंटू 4। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, देखते चलना, r से r कैंसिल, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ बचा r, तो r की वैल्यू कितना आ गई, 4 टू द 8, तो r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या मैंने आपकी, ठीक है ना। तो हमसे पूछा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन तो आप जानते हैं, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर और h। तो मैं कहता हूँ कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। हालांकि पाई के फॉर्म में रिजल्ट आया है तो पाई को चेंज नहीं करेंगे, मतलब वैसे। और आर की वैल्यू 8 निकाला है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और h कितना है, 12 है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, 8 4 12 3 15, 8 6 14 6 20 21 सब हैं, तो छोड़ो 3 से नहीं देखेंगे, ठीक है ना। 8 है 64, 8 का मल्टीपल होगा, छोड़ो 12, तो आप क्या लिखोगे, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 और 12 चौक 72 4 76, तो 768 पाई हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके,
इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। अगर हमारे इस पूरे एक क्लास और लेकर आऊँगा इसकी मैं मेंसुरेशन की, आप समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा एग्जाम के लिए। क्लियर है? तो एक मानचित्र का स्केल ये क्या बताता है कि 1:10,000 दिया गया है। मानचित्र पर एक जंगल को 100 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्रफल के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल क्या है किलोमीटर में, ये मुझे बताना है। ठीक है ना? ये बता क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो बराबर किसके है, वो 10,000 सेंटीमीटर के है, सेंटीमीटर के है। ठीक है ना? 10,000 सेंटीमीटर के है। ठीक है ना? आप कहेंगे यस सर। अगर आयताकार जो है ना 10 × 10 सेंटीमीटर की माप का एक आयताकार क्षेत्रफल है, 10 × 10 का मतलब नहीं, आप इतना कह दो कि इसका जो क्षेत्रफल है, जो आयताकार जो क्षेत्रफल है ना, आयताकार जो भी है, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, मैं ऐसा लिख देता हूं, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, आप ये समझिए कि 10 × 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक? अगर यहीं पे किलोमीटर में बताना है तो मैं लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना है, 10,000 है, तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगी 2 जीरो और लग जाएगा, लाख 10 लाख हो जाएगा, तो दोनों केस में बनेगा। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो आप ये कहेंगे कि 10 × 10 मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपसे पूछा है कि अगर वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा किलोमीटर में बताना है, तो आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे पूछा गया है। ठीक है? मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको गुणे 10 सेंटीमीटर गुणा करूँ, 10 सेंटीमीटर, और इसको भी मैं 10 से गुणा करूं, या मैं 100 से गुणा कर देता हूं, 100 से गुणा कर दूं, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है ना? 10 दाम 100। ठीक? तो आप कहेंगे सर कि जो सेंटीमीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 तो जीरो था पहले ही, 2 और आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 3 6 हो जाएगा। और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में कितना होता है, तो आप मेरी बात समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे यस सर, 100 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब चूंकि और क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो होगा वो 10 किलोमीटर की रेंज शो करेगा, किलोमीटर स्क्वायर की रेंज को बताएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा सवाल होता है, ऐसे सवालों को अगर समझ में आएगा तो कर पाएंगे, नहीं आप तुक्का ही लगा के आएंगे, फिर आप हिला नहीं पाएंगे सवाल को। ठीक है? आगे चलते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कहता है कि इसकी 2 भुजाएं क्या हैं, समान है। अगर ये इसकी ऊंचाई h है, समलंब चतुर्भुज है, मतलब समद्विबाहु चतुर्भुज है, तो इसका आधार का परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्षेत्रफल 100 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बेटा, वो कहेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट। और बेस कितना दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि 168 दे रखा है, तो 1/2 और बेस कितना दिया है 48 और हाइट हमें निकालना है। ठीक है ना? तो 2 24 48 और 12 दूनी 24, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि 12 एकम 12 चौक 48, 2 सते 14। इसका मतलब h की जो वैल्यू आ गई वो 7 सेंटीमीटर आ गई, काम खत्म। इसका मतलब ये 7 हो गया। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो मुझे पता है कि अगर ये 48 है तो ये क्या होगा, 24 होगा। तो 7 24 25 क्या बनते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तभी ये फार्मूला लगा है। 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर बन जाएगा। हमसे पूछा है कि इसकी समान भुजाओं में एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है? आप चाहें तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते
कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 से हम मतलब हम कह दें इसको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना बनेगा 576। पर करने की ज़रूरत क्या है ना, प्लस 49। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6 625 तो एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो जब मैं h की वैल्यू लिखूंगा तो h इक्वल टू जो आएगा बेटा वो अंडर रूट आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25 आ जाएगा। वही 25 मैंने वहाँ पे कर दिया, पर इतना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आगे चलते हैं। करा कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही प्रतिशत वृद्धि है। किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही वृद्धि है। एक ठोस घन है, मेरी बात ध्यान सुनो, घन और घनाभ के बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया। अगर नहीं आया तो पीछे वीडियो बैक करके उसको सारे फार्मूले लर्न कर लो, फिर आप समझ जाओगे। घन की प्रत्येक भुजा में मतलब कि सभी भुजाएं समान होती हैं, 150% की वृद्धि कर दी जाए तो मैं ये कहूँगा कि 5 3 15 और 50 दूना 100, 50 3 150। पहले 2 थी प्लस 3 की वृद्धि हो गई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो घन की जो भुजा थी वो कैसी थी, तो आप पहले और बाद में डिस्कस करोगे। पहले और बाद में, तो पहले कितनी थी, वो 2 थी, बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बताओ क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि 4 भुजाओं का क्षेत्रफल। तो मैं कहूँगा घन है तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, 4 भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, और यहाँ भी लिखेंगे कि 4 भुजा का स्क्वायर होता है। हम कह रहे हैं प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो मैं कहता हूं कि 4 था और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और अभी कितना हो गया 4 और 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो पहले कितना था 16 था और अभी कितना हो गया 25 चौका 100 हो गया। सही लिखा मैंने, 2 3 5, हाँ 150% की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि होगी। हाँ ठीक है, तो हमसे पूछा है हाँ ठीक है 25 चौक 4 चौक 16 और 4 25 100 मतलब 4 से कितना हो गया 25 हो गई। तो 4 से 25 हो गई तो 4 से चेंज कितने का आया, मतलब प्लस का वृद्धि हो गई 21 की हो गई ना। तो परसेंट में जब निकालेंगे तो 4 25 100, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 दूना 50 2 52। तो आप कहेंगे सर 525% की वृद्धि हो जाएगी। आप बताओ समझ पाए कि नहीं पाए, बताओ भाई, सबको क्लियर है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। किसी समलंब का परिमाप, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है बता देंगे भी आपको। उनकी 2 असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 तथा 22 सेंटीमीटर है, इनकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं पहले ये बताता हूं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर और 2 कैसी होती, असमांतर होती हैं। असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 22 है। इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 दिया है। ठीक है ना। इनका परिमाप, तो पहले तो मैं ये लिखूंगा कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर जो चतुर्भुज है बेटा का जो क्षेत्रफल होता है वो कहेंगे आप कि 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू हाइट, उनके बीच की दूरी, इनटू उनके बीच की दूरी, क्लियर है, इनटू हाइट। आप कहेंगे यस सर। तो अब देखो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आप कहेंगे मतलब समांतर लिख रहे हैं, ओफो कहाँ मेरा दिमाग है भाई। समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर नहीं बेटा, हाँ ये सही लिखा है मैंने यहाँ, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू हाइट। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वो अभी दिया नहीं है, परिमाप है, तो मुझे वास्तव में निकालना यही है। तो मुझे क्या मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए, उनके समांतर भुजाओं का योगफल मिल जाए। तो मुझे समांतर भुजाएं नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि किसी भी आकृति का जब परिमाप निकालते हैं उसकी बाउंड्री की टोटल लंबाई होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको L कह दूं, इसको B कह दूं, तो मैं समलंब का जो परिमाप होगा ना, मैं ये कह सकता हूं बेटा, समलंब का जो परिमाप है मैं इसको ये बता सकता हूं कि 18 और 12
22, 18 22 कितना होगा, 20 10 30 40। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस एल प्लस बी। यही क्या है, इसी को हम कहेंगे कि समांतर भुजाओं का योगफल है। समांतर भुजाओं का योगफल है, यही तो है, समांतर भुजाएं एल और बी उनका योगफल है। तो क्वेश्चन में हमें यही चीज यहाँ पे दे रखा है। तो अब मैं ये कह दूंगा कि समलंब का परिमाप क्वेश्चन में दिया है 104 बराबर 40 प्लस, है ना, 40 प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ से जब इसको घटाऊंगा तो एल प्लस बी जो मिलेगा मुझे, तो 4 में से 0 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओह 60 4 64 हो जाएगा। कितना हो गया 64। बस आप सीधे बेटा ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपको समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपने एल प्लस बी कितना निकाला, आप कहेंगे सर मैंने तो 64 निकाला, और हाइट कितना है 16 दिया है। तो 2 32 64, 2 32 64, तो 16 तो नहीं 32 के 2, 16 3 48 और 2 50 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। और ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर और कुछ किया जा सकता है हमारे लिए, तो मैं आप बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट काम करूँगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से उसमें आप पिन करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सवाल है, अभी मैं एक और इतने ही क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढ के फिर मैं आपको करा दूंगा। मतलब मेंसुरेशन की मैं 2 क्लास कराऊंगा, ज्योमेट्री की भी 2-3 क्लासेस आपको कराऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे है बच्चों को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।